नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनकर न केवल आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए हम आपसे बार बार अपील भी करते हैं कि मास्क जरूर पहने। और न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस लड़ाई से हम तभी जीत सकते हैं जब हम मास्क पहनेंगे, इसलिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गई है। आरोप है कि भारी जीत के बाद टीएमसी समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें हैं। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्व बर्धमान की है, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर हावड़ा की है, जहां बीजेपी नेता उमेश रॉय के ऑफिस पर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तीसरी तस्वीर पूर्व बर्धमान जिले की है। यहाँ डर की वजह से बीजेपी के करीब 50 समर्थक अपना घर बार छोड़कर और बीवी बच्चों को लेकर नादिया जिले में चले गए। चौथी तस्वीर कूच बिहार की है। आरोप है कि यहाँ टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों में जमकर तोड़फोड़ की। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। और 5वीं तस्वीर रानीगंज की है। आरोप है कि यहाँ बीजेपी समर्थक के घर में घुसकर टीएमसी से जुड़े लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉलेसनेस इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशिका सिंह कोलकाता से, अमित पांडे दिल्ली से। आशिका, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि रक्त रंजित राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। जेपी नड्डा आज कोलकाता में धरना भी देने वाले हैं। कितने बजे से उनका धरना शुरू होगा? देखिए, लगभग 10 बजे से ये धरना शुरू होगा, लेकिन हमारे साथ भाजपा के नेता जयप्रकाश दा है। जयप्रकाश दा, क्या परमिशन नहीं मिली? गांधी मूर्ति पर धरना करना था, उसके बाद तय हुआ था कि पुराने आपका जो ऑफिस है, मुख्यालय, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। देखिए, हम लोग निर्वाचन का बीच में हम लोग देखा, ये एक दिन 24 घंटे के लिए निर्वाचन अधिकारी आयोग ममता दीदी को निर्वाचन कैंपेनिंग से बाहर कर दिया था। उसी टाइम ममता दीदी चली गई थी गांधी मूर्ति में, उसमें कोई समस्या नहीं हुआ। और आज भाजपा जब पूरा बंगाल में इतना हिंसा फैल रहा है, उसका विरोध में शांतिपूर्ण अहिंसा एक डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेना मांगता है, तब गांधी मूर्ति का नीचे ममता दीदी का नया पुलिस जो आया है, उनका जो नया राज चालू हुआ है, उसमें पहला कदम उन लोग ने उठाया जे ये गणतांत्रिक
वो जो अधिकार है धरने में बैठने के लिए, और वो भी हिंसा का खिलाफ वो भी नहीं दिया गया। हिंसा होती है तब टीएमसी कहती है कि अभी तो शपथ ग्रहण हुआ नहीं, मुख्यमंत्री कोई नहीं है, लेकिन पुलिस जब बीजेपी को परमिशन देने की बात आई तो परमिशन नहीं मिली। देखिए, इन लोगों का संविधान का कोई अंदाजा है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। ऐसा तो इंडिया में होता नहीं है, जो कोई पश्चिम बंगाल जैसा कोई स्टेट, उसमें कोई रूलर नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये भी आरोप लग रहे हैं दादा कि जो मुरलीधर सेन स्ट्रीट पर मुख्यालय है वहाँ पर रात को जो मंच बनाया था पुलिस ने तोड़ दिया। देखिए, ये तानाशाही अभी चालू हुआ। मॉर्निंग शोज द डे, जैसे पूरा बंगाल में हिंसा फैल रहा है और बीजेपी का जो कार्यक्रम है उसका ऊपर रोक लगाने का कोशिश चल रहा है। दैट इज़ द थर्ड टर्म ममता दीदी आज शुरू करेगी, और मॉर्निंग शोज द डे कैसा रहेगा तानाशाही, ये समझ में सबका आ जाता है। तो यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पुलिस बल जो है यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया है, और जैसा कि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि गांधी मूर्ति पर उन्हें परमिशन नहीं दी गई, अब ये जो हेस्टिंग्स का चुनावी कार्यालय बनाया गया था बीजेपी का, वो यहाँ पर वहाँ पर अंदर इस कार्यालय के ये धरना होगा, और एक एक करके जो नए विधायक हैं वो भी आ रहे हैं, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो विधायक दल है उसके साथ बैठक भी होगी। मैं बात करूँगी यहाँ पर एसएस अहलूवालिया से। जिस तरह से गणतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के बाद में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, नाना रकमेर अत्याचार होच्छे, बाड़ीते लोके थाकते पाच्छे ना, बाड़ी पुड़िए दिच्छे, मेरे दिच्छे, मार दे रहे हैं लोगों को, और घर में ठहर नहीं सक रहे हैं लोग, औरतों पर, आदमियों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सब पर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा है कि गणतंत्र का जो निर्णय है वो हम लोगों ने नतमस्तक होकर मान लिया, किंतु उसके बावजूद अब जनता के साथ में इस तरह से, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, इसलिए उनके घर तोड़ देने, जला देने, ये तो गणतंत्र के जो एसेंस है उसके खिलाफ। तो इसी के लिए हम एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए आए। तो ये एसएस ठीक है आशिका, अहलूवालिया, लौटेंगे हम आपके पास। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा बीजेपी का, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे दिल्ली से मौजूद है। अमित, जो बंगाल में हिंसा हो रही है, खूनी खेल हो रहा है, उसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दूसरी ऐसी संस्था है गृह मंत्रालय के बाद जिसने इसका संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है, और ये भी कहा है कि हम अपनी स्वतः जो पूरी टीम है वहां पर भेजेंगे, और इसके अलावा क्या किन परिस्थितियों में घटना घटी उसकी जांच करेंगे, और प्रदेश सरकार को इस मामले में पूरा जवाब देना होगा। इसके साथ ही साथ एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने भी लगातार जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी जवाब तलब किया था, उसके भी जवाब का इंतजार है। तो जो घटनाएं पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में हो रही हैं उसकी गूंज साफ तौर पर दिल्ली में भी सुनाई पड़ रही है। अब ये देखना यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से क्या रिस्पांस, क्या जवाब इस पूरे के पूरे प्रकरण पर मिलता है। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में शुरू हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से मुलाकात की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दक्षिण 24 परगना के गोपालपुर की है। कोलकाता पहुंचने के बाद नड्डा सबसे पहले यहां पहुंचे और हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता और उनके घर वालों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर कोलकाता के बेलिया घाट की है, जहां जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है, कृपया इस हिंसा को रोके। मानव जीवन राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया उनके परिवारों के बारे में सोचे और इस हिंसा को रोके। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर एक बार फिर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, ऐसी संवेदनहीन हिंसा लोकतंत्र को शर्मसार करती है। कानून और व्यवस्था की ऐसी गिरावट को ना तो अनदेखा किया जाएगा और ना ही इसका प्रतिवाद किया जाएगा।
ममता बनर्जी आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर सादे समारोह में राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को छोटा रखने का फैसला किया गया है। साथ ही इसमें कुछ ही लोग शामिल हो सकेंगे। आज सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी। बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय जाएंगी, जहां वो अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगी। आशिका हमारी सहयोगी लाइव मौजूद है। आशिका, अब से कुछ देर बाद ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। किन किन लोगों को बुलाया गया है? देखिए, सभी दल के नेताओं को बुलाया गया है जो पश्चिम बंगाल के हैं। और जैसा कि दिलीप घोष जो कि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि क्या वो शपथ ग्रहण में जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हिंसा जो लोग करते हैं उनके साथ खड़ा रहना उचित नहीं है, इसलिए शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम जो है उसको बहुत ही छोटा रखा गया है और जो है ये सबसे बड़ा मैंडेट भले ही ममता बनर्जी का है, लेकिन सबसे छोटा कार्यक्रम रहेगा। इसके पहले जो 2 टर्म्स रहे हैं, इतनी सीटें कभी टीएमसी को नहीं मिली हैं। पिछली बार भी 211 थी, इस बार उससे ज़्यादा 213 प्लस हैं। तो ऐसे में जो है ये भले ही मैंडेट सबसे बड़ा हो ममता बनर्जी के लिए, लेकिन जो कार्यक्रम होगा। ठीक है आशिका, रोकूंगी आपको। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में 3,82,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,780 लोगों की मौत भी हुई है। तो लगातार ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसीलिए बार बार हम अपील भी कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। एक दिन में 3,82,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,780 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये आंकड़े चौंका रहे हैं, साथ ही चेता भी रहे हैं, क्योंकि इस महामारी से बचने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो मामले हैं वो 3 लाख को क्रॉस कर रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो कोरोना का कोहराम जारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,82,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3,780 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर अस्पतालों से घर लौट भी रहे हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, जो ये आंकड़े हैं ये चौंका तो रहे हैं लेकिन चेता भी रहे हैं। कल से आंकड़े ज्यादा हैं। कल थोड़ी सी राहत मिली थी जब केसेस में कमी आई थी, लेकिन आज एक बार फिर आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3,82,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और अब तक का जो सबसे मैक्सिमम आंकड़ा है, हाईएस्ट डेथ का मामला है, वो आज आया है। पिछले 24 घंटे में 3,580 लोगों की कोरोना मरीजों की मौत हुई है। और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो कल के कंपैरिजन पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जितने टेस्ट हुए हैं उसके कंपैरिजन कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। तो लगातार केसेस में एक दिन जो थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन दूसरे ही दिन उछाल देखने को मिलती है। ये केसेस कब आने वाले दिनों में कम होंगे, अभी सरकार भी बताने की स्थिति में नहीं है, ना डॉक्टर बताने की स्थिति में है, न ही एक्सपर्ट बताने की स्थिति में। ठीक है रवि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। बीजेपी ने राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर अलग अलग जिलों में धरना देंगे। ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। अमित, बीजेपी आज देश भर में धरना प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली में कौन लोग धरना देंगे? देखिए, दिल्ली में जितने उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं वो धरना देंगे। और कल भी हमने देखा था कि जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने प्रदर्शन किया था। आज भी पदाधिकारी जो हैं
वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से यही दिखाने की कोशिश होगी कि जिस तरीके से चुनाव से पहले वो टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगा रही थी और उसको चुनाव का प्रचार का मुद्दा बना रही थी, उसी तरीके से बेशक नतीजे आ गए हों, लेकिन हिंसा के इस मुद्दे को वो छोड़ेगी नहीं और देश के हर हिस्सों में ये बात उठाएगी, लोगों को बताएगी। और अब जो सरकार है, तृणमूल सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को बनाकर उनके सामने सड़क पर ये उतरेगी। ठीक है अमित, लौटेंगे। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने धरना देने के लिए बनाए जा रहे मंच को तोड़ दिया गया। बीजेपी ने मंच तोड़ने का आरोप कोलकाता पुलिस पर लगाया है। बताया गया कि बीजेपी ने गांधी मूर्ति के सामने धरना देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी ने मुरलीधर सेन स्ट्रीट मुख्यालय के सामने धरना कार्यक्रम रखा है, जिसे भी देर रात रोक दिया गया। इसके बाद सुबह 9:30 बजे बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए मंच को पुलिस ने तोड़ दिया। खबर है कि इस जगह होने वाले धरना प्रदर्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिलीप घोष समेत कई नेताओं को शामिल होना था। सारा देश में बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हम भी कलकत्ता में गांधी स्टैच्यू के नीचे करने वाले थे, पुलिस परमिशन नहीं दिया। हमारा जो पुराना कार्यालय 6 नंबर मुरलीधर सेन स्ट्रीट, उसके सामने हमेशा प्रोग्राम होता है, श्याम प्रसाद मूर्ति के सामने, वहाँ छोटा सा डायस लगा तो उसको भी तोड़ दिया रात को। आज नवनिर्वाचित विधायकों का बैठक हमारे यहाँ हेस्टिंग्स चुनाव कार्यालय में है और उसके बाद हम देखेंगे धरना कहाँ करते हैं। बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेता सदब्रत मंडल को जबरन टीएमसी में शामिल करवाया गया है। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कोलकाता के माटिया ब्रूज में बीजेपी नेता सदब्रत मंडल को टीएमसी में शामिल करवाया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग उनसे झंडा भी फहराते दिखाई दिए। आरोप यह भी है कि इस बीच उनके साथ बदसलूकी भी की गई। तो जबरन यहां पर शामिल करवाने का आरोप लगा है और आप देखिए कि बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो सदब्रत हैं वो बीजेपी के नेता, उनको जबरदस्ती टीएमसी में शामिल किया गया और उनसे झंडा भी फहराया गया। ये तस्वीर आप देखिए जिसे बीजेपी ने खुद जारी किया है। तो बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेता सदब्रत मंडल को जबरन टीएमसी में शामिल करवाया गया। बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें कोलकाता के मटिया ब्रूज में बीजेपी नेता सदब्रत मंडल को टीएमसी में शामिल करवाया जा रहा है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, टीएमसी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और जो सदब्रत मंडल को टीएमसी में शामिल करवाया गया है, ये जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है, इस पर टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, टीएमसी की तरफ से तो बीजेपी के जो सभी आरोपों को खारिज किया जा रहा है लगातार 2 दिनों से, और जो भी हिंसा हो रही है उसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहरहाल जो वीडियो सामने आया है बीजेपी ने जिसे जारी किया है, उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जबरन जो है वो सत्यव्रत मंडल से टीएमसी का झंडा जो है वो फहरवा रहे हैं और इस बीच ये भी कहते नज़र आए हैं कि खेला होबे कहो, नहीं तो फिर धमकी भी दी है कि सर फोड़ेंगे। तो ये तस्वीर जो बंगाल से लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर के सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहा है। ठीक है आशिका, बंगाल में विधानसभा नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया। उन्हें राज्य में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार माना। तो राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है और सीधे सीधे ममता बनर्जी को इसके लिए दोषी मान रही है। बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया है और लगातार जब से टीएमसी की जीत हुई है बंगाल में, तब से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ हो रही है और ये जो घर जलाए जा रहे हैं, दफ्तर जलाए जा रहे हैं, उसका बीजेपी ने वीडियो जारी किया है और ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि रक्त रंजित जो राजनीति है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि जो विभाजन के समय लोगों पर अत्याचार हुए थे वही अब टीएमसी कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें पार्टी ने लिखा कि ममता दीदी, क्या बंगाल की जनता ने आपको सत्ता इसलिए सौंपी है कि आप गरीब जनता पर ऐसा अत्याचार करें? दीदी, क्या बंगाल में अब सिर्फ टीएमसी समर्थकों को ही जीने का अधिकार है? क्या हत्या, लूट और बलात्कार ही है अब बंगाल का भविष्य?
अमित, जिस तरीके से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हाल तब है जब प्रदेश की मुखिया एक महिला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिन से ये हिंसा का दौर है और कमोवेश पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, हर तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस, जिसके जिम्मे कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखना है, वो उस वक्त क्या कर रही थी। और कोई ये मामूली बात नहीं है कि करीब 14 मौतों का होना और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में भयावह तस्वीरें सामने आना कि किसी का घर जल रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। तो इनको स्थानीय पुलिस को और जो पुलिस को कंट्रोल करता है यानी कि प्रदेश सरकार को, इसको आने वाले दिनों में इस जो 2 दिन के हिंसा के दौर पर जवाब यहाँ पर जरूर देना होगा। और उससे भी ज्यादा प्राथमिकता ये है कि तत्काल प्रभाव से इन घटनाओं को रोका जाए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज इलाके का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलने की बात कहता दिखाई दिया। तो बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से डरे हुए हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। लगातार बीजेपी ये वीडियो जारी कर रही है और जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर माहौल किया हुआ है, जो गुंडागर्दी वहां पर टीएमसी दिखा रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। और लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी हमलावर हो गई है और वहां पर खून की नदियां बही जा रही है, क्योंकि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इसी को लेकर के आज जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पश्चिम बंगाल में धरना देंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं ये, जो लगातार बता रहे हैं कि वो कैसे डरे हुए हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 नए मरीज मिले, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में करीब 19,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। दिल्ली में कल पॉजिटिविटी रेट 26.73% दर्ज की गई, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। तो एक दिन में 19,953 नए मरीज सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 24 घंटे में करीब 20,000 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 19,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। और ये स्थिति दिल्ली में तब है जब लॉकडाउन है, लेकिन जो अस्पतालों में स्थिति है, ऑक्सीजन की कमी है, उसको दुरुस्त करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और जो पॉजिटिविटी रेट कल रहा वो 26.73% दर्ज किया गया, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दीपक रावत दिल्ली से और अभिषेक पांडे मुंबई से। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, दिल्ली में जो मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा हैं। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन राहत यह है कि पॉजिटिविटी रेट अभी कम है। जी, साफ तौर पर अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो करीबन 1 महीने बाद ये सबसे कम नजर आया है। करीबन 10% की कमी इसमें देखी जा रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि केसेस में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घटता जा रहा है। अब उम्मीद ये भी कर रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की, जो जिस तरीके का पीक हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में देखा था, तो उसके बाद जब ये लॉकडाउन लगाना शुरू किया गया दिल्ली में, तो उसके बाद से अब धीरे धीरे केसेस में कमी आ रही है। हालांकि टेस्टिंग की बात करें तो 70-75,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है, जो कि कम है। पहले 1,00,000-1,25,000 के आसपास टेस्टिंग रोजाना दिल्ली में होती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है। लेकिन जो टेस्टिंग की जा रही थी पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो उसके मुकाबले भी केसेस काफी ज्यादा थे, 25-30,000 के आसपास। लेकिन ये पहली बार है कि जब 20,000 के आसपास मामले आए हैं और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो रेट है वो बहुत कम आया है। तो इससे उम्मीद ये जताई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि अब शायद जो है वो स्थिति सुधरने की कगार पर है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 51,880 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 65,934 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से
91 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2554 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 62 लोगों की जान चली गई। थर्ड वेव एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के वीसी में कहा है। लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आज स्थिति 12 ज़िलों में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी संख्या कम हुई है 12 ज़िलों में, ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है। और करीबन बाकी के जो ज़िले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो, ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स कमिश्नर्स को दे रखे हैं। अभिषेक, कोरोना के केसेस बड़े तो हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर लौट भी रहे हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल, जिस तरीके से खास करके केसेस जो बढ़े हैं वो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफ़ी कम केसेस है। पिछले हफ्ते की बात करें तो करीब 67,000-68,000 के आसपास केसेस थे, जो इस बार 50,000 के आसपास पहुंचे हैं। यानी जो ओवरऑल रेशियो है उसमें करीब 10-12 हज़ार से ज़्यादा केसेस की कमी आई है। हालांकि परसों के मुकाबले कल थोड़ा तेज़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें केसेस डाउन हुए हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो पीक पे था 12,000 के आसपास केसेस थे, कल जो केसेस आए हैं उसमें 2,500 के आसपास केसेस थे। यानी मुंबई में भी काफ़ी रेशियो कम हुआ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज भी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग कोविड को लेकर के होने वाली है, जिसमें उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि सरकार की चिंता सिर्फ इस समय के केसेस के साथ साथ आने वाले थर्ड वेव को लेकर भी है कि जो सितंबर अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, ये आशंका केंद्र सरकार ने भी जताई है, एक्सपर्ट कमेटी ने भी जताई है। उसके लिए सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाया जाए और जो फील्ड हॉस्पिटल्स है उनको और एक्टिव किया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो महाराष्ट्र या पूरे देश के भीतर है वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर के है। ऑक्सीजन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार 150 प्लांट्स लगा रही है पूरे प्रदेश भर में। रेमडेसिविर 3.5 लाख फॉरेन से वो इंपोर्ट कर रही है ताकि यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जा सके। यानी सरकार की हर जगह कोशिश है कि कैसे भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसका सीधा जो इफेक्ट है वो लोगों की जान के साथ साथ इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और राज्य सरकार के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में लोगों का इलाज लोगों को मुहैया हो सके, ये कोशिश है राज्य सरकारों की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 352 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अच्छी बात यह है कि इस बीच 38,683 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए। लखनऊ में भी पिछले 24 घंटे में 2,407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राज्य में फिलहाल 2,72,568 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,028 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीच 85 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 56,627 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 3,015 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। भीड़ इतनी कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क तक लगाना लोगों ने जरूरी नहीं समझा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में 6 आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है।
गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें ये आप देखिए, लापरवाही। आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वहां पर कोरोना है और इस महामारी से लड़ने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन लोग अपनी भूमिका ही भूल जाते हैं। ये तस्वीरें चौंका रही है और बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। जब तक हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे तब तक कोई भी सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें जहां पर बड़ी तादाद में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और 6 आयोजकों पर केस भी दर्ज कर लिया है। तो ये भारी भीड़ ऐसी कि पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 107 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,639 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 16,547 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,946 है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,744 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां मौत के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 105 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,794 नए कोरोना मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 2,681 मरीज पटना में मिले। राज्य में फिलहाल 1,10,430 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 15,786 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 153 लोगों की मौत हुई। इस बीच 11,525 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,08,830 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 4,779 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,601 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 173 लोगों की जान ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1,347 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,645 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 61,935 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा जस का तस है। पिछले 24 घंटे में 16,974 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि इस बीच कोरोना की वजह से 154 लोगों की मौत हुई। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,97,045 है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी कीमत पर उन बातों का पालन किया जाए जिन बातों को बीते 1 साल से दोहराया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने तो जैसे यही ठान ली है कि ना तो वो खुद नियमों का पालन करेंगे और ना ही प्रशासन की ओर से लगाई गई कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदी को मानेंगे। महामारी के इस दौर में सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के कायदे कानूनों का पालन करें, किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस को ना तोड़ें। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यकीनन शर्मसार करने वाली हैं। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कहीं कानून का पालन कराने के चक्कर में वर्दी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कीमत इस शख्स को क्या चुकानी पड़ी, ये आपके सामने है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ रखा है, उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस का पारा हाई हो गया और उसने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक इसके कपड़े नहीं फट गए। इस दौरान भागने की कोशिश में यह शख्स गिर गया, लेकिन पुलिस इसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कोई शातिर अपराधी हो। पुलिस की इस पिटाई से बदहवास शख्स जब अपनी जान बचाने के लिए निजी अस्पताल के अंदर भागा, तो पुलिस ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा।
भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेयरी पे आ गया, और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पर और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। हैरानी इस बात की कि इस दौरान इस शख्स के पीछे भाग रहे सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर भी निकाल ली। इतना ही नहीं, शख्स की पिटाई की खबर सुनकर जैसे ही उसकी बहन सामने आई, पुलिस ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी, ऊपर मेरे चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मतलब मारने लगे फिर मुझे। मुरादाबाद की इस घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि अब जांच का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर। यहाँ लोग पंचायत चुनाव के जश्न में जुटे हैं। न इन्हें कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का डर है और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन की फिक्र। जीत की खुमारी में ये उस दहशत को भी भुला बैठे हैं जिसका सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अंबाला से आई ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सबक सिखाने का नायाब तरीका चुना। प्रशासन ने न सिर्फ इनसे पुशअप्स लगवाए बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही इस बात की सौगंध भी दिलवाई कि अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। करोगे दोबारा गलती नहीं करने के। दूसरे तमाम राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोरोना का मीटर अब बेहद तेजी के साथ भाग रहा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनके मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर निकलने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नवादा पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया उन्हें वहीं सजा भी दी गई। बतौर दंड सड़क के बीचों बीच ऐसे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी गई। संभल में तो एक फल वाले ने हद ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ फल बेचने बंद किए बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां यह शख्स फलों का ठेला लगाता है। लेकिन 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद इस शख्स ने ना तो खुद को आइसोलेट किया और ना ही फल बेचने बंद किए। फिलहाल इस शख्स की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ 17 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ शराब कारोबारियों ने रात के अंधेरे में शटर के नीचे से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस और कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। महामारी की मुसीबत के बीच यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इसी बात की हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है। लेकिन निजी स्वार्थ और लोगों की लापरवाही में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।